किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत का एक खूबसूरत राज्य गोवा, जिसके पास प्राकृतिक संपदा का एक ऐसा खजाना है जिसे देखने के लिए देश विदेश के लाखों पर्यटक खिंचे चले आते हैं, छुट्टियां बिताते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य का पूरा लुत्फ उठाते हैं। आबादी और क्षेत्र के लिहाज से भले ही गोवा छोटा है, लेकिन सामाजिक विविधता प्राकृतिक सुंदरता के मामले में बहुत बड़ा है। यहाँ अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग अनेक पीढ़ियों से एक साथ शांति से रह रहे हैं। गोवा की गलियों में घूमते हुए कहीं आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देंगी, तो कहीं गिरजाघरों की प्रार्थना। आज डीडी किसान की किसान यात्रा एक बार फिर गोवा की गलियों में जाने वाली है। किसानों के खेत खलिहानों तक पहुंचने वाली है। मकसद कृषि क्षेत्र में बदलाव की कहानी को समझना है। सरकार की योजनाएं धरातल पर पहुंच पा रही हैं या नहीं, आम लोगों की जिंदगी कितनी बदल रही है, सब कुछ दिखाना है। हमारी टीम राज्य की राजधानी पणजी से करीब 30 किलोमीटर दूर पोंडा तहसील में आ पहुंची है। ये खुला आसमान, ये ठंडी हवाएं, ये हरे भरे खेत आपको सिर्फ गांव में मिल सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी और आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। आज किसान यात्रा हिंदुस्तान के अलग अलग कोने में पहुंच रही है और हम पहुंच चुके हैं गोवा राज्य में। और देखिए, गोवा राज्य में आपको लगातार मैं बता रही हूं कि बहुत छोटा है, 2 डिस्ट्रिक्ट है, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। आज आपको किसान यात्रा में नॉर्थ गोवा के बारे में बताएंगे कि देखिए, नॉर्थ गोवा के जो अन्नदाता है, यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो इतिहास है, यहाँ की जो संस्कृति है, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ का कल्चर के साथ साथ अगर एग्रीकल्चर की बात करें, आप नॉर्थ गोवा हो या फिर साउथ गोवा, आपके जहन में सिर्फ एक ही बात आती है कि वहाँ सिर्फ घूमने जाया जा सकता है, सुंदर तस्वीरें, सुंदर मंदिर और सुंदर चर्च देख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पद्मश्री अवार्डी मिल जाएंगे, राष्ट्रपति अवार्डी मिल जाएंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़े बड़े धुरंधर मिल जाएंगे खेती बाड़ी में सफलता हासिल करने के लिए। चलिए आज की खेती बाड़ी को समझते हैं, आज के एनवायरनमेंट को समझते हैं और आज के किसानों को समझते हैं। चंद कदमों की दूरी है, पूरे नॉर्थ गोवा को आपको दिखाने के लिए इन्हीं तस्वीरों के जरिए समझना होगा। यात्रा के पहले पड़ाव में हमारी मुलाकात एक ऐसे सफल किसान से हुई जो मछली पालन कर माला माल हो रहे हैं। नाम है रिटायर्ड मेजर पीयूष शांडिल्य। मेजर साहब ने पहले खाकी पहनकर देश सेवा की और अब रिटायर होकर खेती बाड़ी में नाम कमा रहे हैं, खासकर फिश फार्मिंग में। यहाँ आने से पहले या यहाँ आने तक कहाँ सेवाएं आपने दी है? मतलब आप तो काफी हाई पोस्ट से आ रहे हैं, नहीं, एजुकेटेड है आप किसान। हाँ, मैं एक्चुअली सैनिक स्कूल लखनऊ का हूँ, जहाँ की मैं 12वीं क्लास से 12वीं उम्र से निकल गया था और 7वीं क्लास से लेके सीनियर कैम्ब्रिज 11th तक मैंने सैनिक स्कूल लखनऊ में किया। उसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी 3 साल, फिर इंडियन मिलिट्री एकेडमी, फिर मेरा कमीशन इन्फेंट्री में हुआ पंजाब रेजिमेंट में और मैं ट्रेन कमांडो हूँ इन्फेंट्री का। और सर्विस करी मैंने काफ़ी, पंजाब बॉर्डर पे, राजस्थान बॉर्डर पे, JNK के अंदर और नॉर्थ ईस्ट में। और 2 बार अवार्ड्स मिले हैं, छोटे मिले हैं मगर अवार्ड्स मिले हैं ऑपरेशन के करने के कारण। अब मैं इंजरी के कारण फौज से प्रीमेच्योर। ऑपरेशन भी याद दिला दीजिए। ऑपरेशन राइनो में था, नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ की फॉरेन सेक्रेटरी को उड़ाने के चक्कर में मेरा हाथ था, उसके अंदर स्पेशल ऑप्स था। और ऑपरेशन रक्षक JN के अंदर, ये उस वक्त में था जिस वक्त हिंदूज माइग्रेट कर रहे थे और हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो 90 से 95 तक मैं ऑपरेशन में ही था। फिर ये मेरे को नी में काफ़ी चोट लग गई थी, जो कि ठीक से मैनेज नहीं कर पाए, जिससे कारण मैं 16 साल की सर्विस से भी निकल गया था बाहर। तो फिर मैंने आके ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया यहाँ पे हम लोग मैम ट्रेनिंग भी देते हैं लोगों को। 200 फार्मर्स आते हैं गवर्नमेंट के कहने पर, और फिर उनको हम समझाते हैं कि कैसे ये कर सकते हो आप, क्योंकि इसको कोई करता नहीं फिश फार्मिंग को। और एग्रीकल्चर देखा जाए तो गोवा के अंदर पूरा इरोडी हो रहा है और रियल एस्टेट को केवल बूस्ट मिल रहा है। हमारा एक मिशन है कि इसको स्टॉप करके हम एग्रीकल्चर स्टार्ट करें, क्योंकि फूड इज़ गोइंग टू बी द शॉर्टेज इन द कंट्री। तो इसमें जब तक उनको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं करते कि ये आइडियल तरीका है आपको अपने फार्म देखने का, आउटपुट देने का, फिश एज वेल एज एग्रीकल्चर,
ये कहीं पहुंच नहीं पाएगा। अल्टीमेटली फिर हमारा फूड प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। सेना में करीब 16 साल की सेवाएं देने के बाद रिटायर्ड मेजर पीयूष शांडिल्य ने खेती बाड़ी और फिश फार्मिंग का रास्ता चुना। कड़ी मेहनत और लगन से आज 2.8 हेक्टेयर में फैला गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ये नेशनल एग्रो फार्म खड़ा कर दिया। मुख्यतः इस फार्म में नारियल, फल, फ्रूट्स के साथ बड़े पैमाने पर बेहतरीन गुणवत्तापूर्ण फिश फार्मिंग होती है। हमारे साथ बातचीत में मेजर साहब ने मछलियों का उत्पादन बढ़ाने, उन्हें बीमारियों से बचाने और सही देखभाल की पूरी जानकारी दी। साथ ही वो नई तकनीक और कृषि वैज्ञानिकों की मदद से अपनी फार्मिंग को कैसे नया आयाम दे रहे हैं, ये भी बताया। अगर आप देखिए हिंदुस्तान के अंदर और बाकी हर जगह भी ये श्रिम्प फार्मिंग और फिश फार्मिंग फेल हो रही थी क्योंकि इसमें बीमारी आ जाती थी। तो हम लोगों ने इसको इस तरह से कर रखा कि बीमारी आने नहीं देते और इस तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट देते हैं कि जो भी इसका इम्प्योरिटीज़ या पैथोजन लेडन जो भी बीमारी लायक होते हैं उसको हम ख़त्म कर देते हैं। इसमें क्या करते हैं, जब पानी आता है हमारे पास उस वक्त ही इसको हमारा बड़े बड़े रिजर्वोयर हैं 3500 क्यूबिक मीटर पानी के, उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल के और एक इलेक्ट्रोलिसिस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का करंट डालते हैं इलेक्ट्रोलिसिस लगा के। उससे जितने भी साइटोप्लाज्म इसके होते हैं बैक्टीरियाज के और वायरस के वो ख़त्म हो जाते हैं। तो हमारे पास प्योर अंदर आता है पानी और उसके अंदर फिर हम इनोकुलेट कर देते हैं बैक्टीरियाज, अच्छे वाले बैक्टीरियाज, उनकी पॉपुलेशन बढ़ा देते हैं। तो उसके कारण जो बीमारी वाले बैक्टीरिया वो पनप नहीं पाते। जो बाकी किसान और बाकी हमारे जो अन्नदाता है फिश फार्मिंग करते हैं, वो मेजर बड़ी गलती क्या करते हैं? एक तो पानी ट्रीट नहीं करते, उनको ऑक्सीजन का ही नहीं पता कि इसके अंदर ऑक्सीजन ये बड़ी मेन चीज़ होती है जिसका कि आपको मॉनिटर करना चाहिए। और तीसरी बात, गंदगी नहीं निकालते। वो साइंटिफिक तरीके से पानी को मेंटेन नहीं करते। अब मेंटेन करने में आपको पीएच देखना पड़ता है, एल्कलिनिटी देखनी पड़ती है, पूरा कंपोजिशन, हार्डनेस, सब कुछ देखना पड़ता है। और अगर गड़बड़ हो रहा है तो केमिकल डाल के उसको ठीक करना पड़ता है। विकास की बात करें, किसानों की तरक्की की बात करें, तो आपको लगता है कि अगर इस तरह से हाई टेक्नोलॉजी और नई तरीके से फिश फार्मिंग किया जाए तो तय है विकास? 100% मैम। ये हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था ICR के साथ चेन्नई में और बड़े हाई स्केल पे जो टॉप के साइंटिस्ट उनके साथ हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुआ था। हमने स्टेट के जितने भी फार्मर्स हैं उनको अपग्रेड करने का एक पूरा प्लान बनाया था। उसमें क्या किया था कि ऊपर से सैटेलाइट से हम लोग पूरा सर्वे करने वाले थे, आइडेंटिफाई करने वाले थे वो जोन जो कि फ़िशिंग के लिए सूटेबल हैं। और मेरा फार्म यहाँ एक टेम्पलेट मॉडल ट्रेनिंग और प्रोडक्शन का पूरा हब बनने वाला था। अच्छा, गोवा ICR भी है, मदद मिलती है? हाँ मैम, उनके साथ काफ़ी इंटरेक्शन होता है। उनको फीड बनाने में भी मदद मिलती है। उनका जो एक्वाकल्चर एक डॉक्टर श्रीकांत हैं, उनके साथ काफ़ी मेरा अच्छा संपर्क है। और जो टेक्नोलॉजिकल हमें कुछ प्रॉब्लम होती है हिकअप्स, उसका बड़ा मदद करते हैं वो लोग। आज भले ही इन फल फ्रूट्स के हरे भरे पेड़ इस फार्म की शोभा बढ़ा रहे हैं, यहाँ की धरती सोना उगल रही है, लेकिन कुछ साल पहले ये जमीन बंजर भूमि से ज्यादा कुछ नहीं थी। लेकिन मेजर साहब की तरकीब और नई तकनीक के सही इस्तेमाल ने बंजर भूमि को उपयुक्त जमीन में तब्दील कर दिया। आज इस भूमि पर होने वाले उत्पादन से करीब 30 से 40 लाख रुपए की कमाई हो जाती है। जैसे जहाँ पानी की बड़ी समस्या रहती है, तो आपने कुछ अलग किया है पानी को बचाने को लेकर? हाँ, हमारे पास यहाँ पे फ्रेश वाटर सोर्स है उधर, जिसको हमने सेग्रीगेट कर दिया। वहाँ पे सलाइन वाटर नहीं जाने देते। और यहाँ पे क्या है? ये सब सलाइन वाटर है, समुद्र का पानी है। और इसको हमने रेस करके वो मीठा पानी ला के यहाँ पूरा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करते हैं, जिसके अंदर फिश फार्मिंग इज ऑल्सो देयर ऑन सलाइन and also rest of the agriculture activity what you are taking place. That's how we have made a non-productive land which was since 1970s non-productive. हमने उसको productive में convert कर दिया. And we have been producing a turnover of say about 30 lakhs, 40 lakhs in one सालाना? In one sale. Okay. It was intensive culture. जो हम यहाँ पे shrimp farming करते हैं, this is registered with Coastal Aquaculture Authority, Government of India. And बड़ी मुश्किल से लाइसेंस मिलता है। तो ये हमें 2010 में मिला था और ये हम लोगों ने उस तरह से बनाया एज ए डू इन USA और ऑस्ट्रेलिया विद टोटल बायो सिक्योरिटी सिस्टम। इसमें डिजीज़ नहीं आने के चांसेस हैं। इवन जो मदर फादर जो श्रिम्प्स हैं हमारे, वो भी हमारे USA से इंपोर्ट करे जाते हैं। एंड बड़ी हाई प्रोडक्टिविटी थी। अभी ये पूरा हमारा ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ ताउटे साइक्लोन विच हैड कम। तो हमारा जो मेन बंड है वही ब्रीच हो गया, तो समुद्र अंदर आ गया एंड दिस वाज ऑल इनंडेटेड। खेती बाड़ी और फिश फार्मिंग का तरीका पूरी तरह से आधुनिक है। जगह जगह छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं।
समुद्र किनारे बसे होने के कारण समुद्री पानी का रिसाव बना रहता है, जिसे इन तालाबों में एकत्रित कर लिया गया है और अन्य तालाबों में मीठे पानी के सोर्स के जरिए जल संचित किया गया है, जिसे फार्मिंग में इस्तेमाल किया जा रहा है। मेजर साहब के मुताबिक वो बढ़िया उत्पादन के लिए ऑर्गेनिक तरीके से ही फार्मिंग करते हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा के सामने किसी का बस नहीं चलता। एक झोंका आता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। अब यहाँ दरकार होती है तो सरकारी मदद की। इस पर सरकार ध्यान दे तो समुद्र के किनारे फार्मिंग करने वाले किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो जैसे मैं वहाँ पर कुछ समझ रही थी, आपने जिस तरह पानी को बचाने का काम किया है, मैं देख रही हूँ दूर दूर तक काफ़ी पानी स्टोर करके रखा है आपने। हाँ, ये हमारा रिजर्वायर है। इसके अंदर हम लोगों ने डिगिंग करी, करीब 4 मीटर नीचे गए हैं। पहले हाथ से किया, उसके बाद फिर जेसीबी और पोकलेन लेके आए हैं और मट्टी को शिफ्ट करके फिर हम ये मट्टी पूरा इस्तेमाल किया हम लोगों ने बंड्स बनाने के लिए, रेस करने के लिए इसको। तो बहुत बड़ा काम था, क्योंकि पहले हम लोगों ने समुद्र का पानी आगे से रोका, फिर ये ड्राई किया, हाथ से उठाया, फिर मशीन लगा के इसको ऊपर लेके आए। और इस कारण अब ये पूरा जो आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं, इसके अंदर डेवलपमेंट प्लांट्स जो लगे हैं इसी मट्टी के ऊपर लगे हुए हैं। कितना समय लगा? इसमें लगा करीब 1.5 साल लगा हमें, 1.5 साल लगा करने के लिए। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने हमारी मदद करी काफ़ी इसके अंदर। और ये फिर यहाँ से हमारा फिर ये पूरा सिस्टम तैयार है। ये जितने भी एलिवेटेड जो बंड देख रहे हैं आप, रोड देख रहे हैं, इस पे जेसीबी चलते हैं, इस पे बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं, जो कि पहले इंसान भी नहीं चल सकता था इसके ऊपर। इसलिए अभी अब हम लोग फ्लड प्रूफ हैं यहाँ पे। ये पूरा फार्म कितने हेक्टेयर में होगा, कितना एरिया कवर कर? ये 2.8 हेक्टेयर है। अच्छा, आपका जितना फार्म मैं देख रही हूँ, मुझे जितना समझ में आ रहा है, स्मार्ट खेती कह सकते हैं, हाईटेक खेती का नाम दे सकते हैं। तो हर किसान तो हाईटेक खेती पर, यानी कि आपकी तरह फार्म सबके पास नहीं है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा हर किसान ऐसा ही खेती करे? मैम, जो हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं ये इंश्योर करने के लिए कि जो ग्रोथ है प्लांट्स की बहुत बेहतरीन हो, उसमें सॉइल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है और प्लांट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट डालने की ज़रूरत पड़ती है, और वो भी ऑर्गेनिक तरीके से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग बचा हुआ खाना, सड़ी हुई सब्जी सब लेके एक जगह इकट्ठा करते हैं, उसको कंपोस्ट कर लेते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर लेते हैं। जब उसको प्लांट में डालते हैं तो गज़ब के फ्रूट्स आते हैं, गज़ब की वो आती है, फ्लावरिंग आती है। उससे क्या होता है, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो होती है। अगर आपका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो हो तो आपके बच्चे भी उसी में लगेंगे। अगर उनको लग रहा है इतनी मेहनत कर रहे हैं, निकल कुछ रहा नहीं, तो कौन करेगा? इसीलिए गोवा के अंदर जितने भी ऑर्चर्ड्स वगैरह हैं वो अबंडन करे जा रहे हैं, क्योंकि उनको कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो नहीं हो रही है, और वो प्लांट्स की जो देखभाल करनी चाहिए वो नहीं कर पाते। कभी और बंदर आ रहे हैं, कभी एक्सटर्नल पोचिंग हो रही है। तो ये सब मद्देनज़र रखते हुए हमने एक मॉडल फार्म बनाने की यहाँ कोशिश करी हुई है, जिसके अंदर हमारा पूरा पैरामीटर कवर्ड है। 5000 वोल्ट चलता है मैम, ये परमिसेबल है, गवर्नमेंट के अंदर परमिसेबल है। इसके अंदर कोई जानवर वगैरह नहीं अंदर आ सकता। और ये हमारा पूरा फार्म सोलर बेस्ड है। हम लोग प्रोड्यूस करते हैं 2.8 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी। रिटायर्ड मेजर साहब के नेशनल एग्रो फार्म में नारियल, नींबू और विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की खेती लहलहा रही है, और सभी फल फ्रूट्स पूरी तरह से नेचुरल फार्मिंग के जरिए तैयार किए गए हैं। सफल किसान पीयूष शांडिल्य के बेटे का कहना है कि वो अपने पिता से बहुत कुछ सीख रहे हैं और खेती में पूरी तरह हाथ बटा रहे हैं। नमस्कार राधिका जी, मेरा नाम शौर्य शांडिल्य है। मेजर शांडिल्य का बेटा हूँ मैं। इनके साथ ही हेल्प कर रहा हूँ, इनके फार्म में पूरा देखता हूँ, जैसे मैनेजमेंट करा जाता है पूरा, हेल्पिंग हिम, इनको पूरा हेल्प कर रहा हूँ हर चीज़ में। खेती बदल जाती है क्योंकि आपको टेक्नोलॉजी के बारे में पता रहता है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है, एनर्जी लेवल आपके अलग रहते हैं, एंड आउटपुट जो रहता है आप खुद देख सकते हैं कहाँ पर कितना क्या कर सकते हो। पोंडा तालुका के इस गांव में पहुंचने के लिए हमें इस विशाल नदी को पार करना था। नदी के दोनों किनारों पर दर्जनों गांव बसे हुए हैं। रोजमर्रा के काम, स्कूल, कॉलेज, चिकित्सा और कामगार लोगों को हर दिन इस नदी को पार करके एक छोर से दूसरे छोर जाना पड़ता है, और इस काम को आसान बनाता है ये बोट। हमने भी इस बोट की सवारी की और लोगों की दैनिक जिंदगी को समझने की कोशिश की। तो देखिए, किसान यात्रा में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर बहुत कुछ मिल जाता है। अब ये फेरी बोट के सहारे से हम भी उस पार जाएंगे, गांव के उस वासियों को समझेंगे। देखिए, बहुत बड़ी नदी है ये, नदी के उस पार भी लोग रहते हैं, नदी के इस पार भी लोग रहते हैं, और ये सरकार की एक ऐसी सुविधा है जिसके माध्यम से मुझे लगता है कि काफ़ी मदद हो जाती है। सर नमस्कार। नमस्ते राधिका जी। कहाँ जा रहे हैं आप?
मैं अभी नदी के उस पार जा रहे हैं। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं भी वो पार जा रहा हूँ, उधर कंपनी है ना, कंपनी में काम करने के लिए जा रहा अच्छा देखिए, नदी के इस पार और इस पार यानी कि दोनों छोर पर लोग बसते हैं। दोनों छोर पे लोग बसते हैं, लेकिन कई लोगों के स्कूल्स उस तरफ हैं, काम करने के फैक्ट्रीज उस तरफ है। बड़ा गोवा का सबसे बड़ा वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट वहाँ पे उस तरफ है। तो जाने के लिए ये सुविधाएं गवर्नमेंट ने बना के रखी है ताकि लोगों को आसानी हो जाए। और इतना ही नहीं, ये सब लोगों के लिए फ्री है। सिर्फ 4 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए चार्ज करते हैं, बाकी सबके लिए फ्री है। ये तो एक बड़ी अनोखी चीज़ है गोवा का। अच्छा, ये गोवा गवर्नमेंट है या फिर गोवा गवर्नमेंट का रिवर नेविगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। देखिए ये एक विकास गोवा में अच्छा हुआ है। आपने कहा कि दिन भर ये लोगों को लेके जाती है, तो दिन भर में कोई होता होगा कि आधे घंटे के बाद जाएगी, 1 घंटे के बाद? 15 मिनट का डिफरेंस है। एक ये फेरीबोट है, नंबर 2 फेरीबोट आड़पई गए, आड़पई से लोटलिम, और ये दुर्बाट से लोटलिम। यहाँ से वास्को जाना नजदीक है, वेरना इंडस्ट्रियल एस्टेट जाना। क्या नदी के सहारे वास्को जाना है? हाँ, यहाँ से वास्को भी जाता है ना। अच्छा। हाँ, वास्को से कुर्तालिम से बाम्बोलिम भी जा सकता है, पंजिम भी जा सकता है, और मडगांव भी जा सकता है। अच्छा सर, ये जो फेरी बोट है ये कहाँ कहाँ तक लेकर जाती है लोगों को? ये अलग अलग जगहों पे बिठाया गया है। तो यहाँ के लिए अभी यहाँ इस जगह से, इस धक्के से वो उस तरफ लेके जाएगा, और वहाँ से हमको कनेक्शन मिलता है बाम्बोलिम, दाबोलिम, कोटालिम, वास्को और मडगांव। यात्रा के अगले पड़ाव में हमारी टीम राजधानी पणजी से करीब 21 किलोमीटर दूर स्थित मंगेशी गांव आ पहुंची है। भगवान शिव को समर्पित मंगेशी महादेव का ये मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। नॉर्थ गोवा आने वाले पर्यटक अक्सर मंगेशी महादेव के दर्शन करने आते हैं, जिससे यहाँ की आर्थिक गतिविधियाँ बढ़ जाती हैं। मंदिर की वास्तुकला भी देखने लायक है। शांता दुर्गा की शैली में बना ये मंदिर बेहद ही खूबसूरत है। मंदिर में बने पानी के कुंड, अंदर कई गुंबई और झरोखे इसकी सुंदरता को कई गुना बढ़ा देते हैं। लेकिन पर्यटकों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं मंदिर में स्थापित भव्य दीप स्तंभ। ये दीप स्तंभ मंदिर के ठीक बीचों बीच स्थापित है, जो 7 मंजिला है। जब इस दीप स्तंभ के सभी दीपों को जलाया जाता है तब नजारा अद्भुत होता है। इस मंदिर का स्वर कोकिला लता मंगेशकर से भी गहरा नाता है। लता मंगेशकर को पुरखों से मिला उपनाम मंगेशकर इसी गांव की देन बताई जाती है। कहा जाता है कि लता मंगेशकर के दादाजी गणेश भट्ट नवाथे किसी समय मंगेशी महादेव के मंदिर के पुजारी हुआ करते थे। इसी गांव से उन्हें उपनाम मंगेशकर मिला, जो आगे चलकर उनकी पहचान बन गया। सरकार की योजनाओं से गोवा के आम लोगों की जिंदगी बन संवर रही है या नहीं, लाभार्थी वर्गों तक योजनाएं पहुंच पा रही हैं या नहीं, धरातल की असल हकीकत जानने के लिए हम आसपास के गांव की ओर निकल पड़े। ग्रामीणों से बातचीत भी की। गांव में लकड़ी के चूल्हे उदास पड़े हैं। अब गृहिणियों को धुएं से होने वाली बीमारियों और आंखों की जलन से 2-4 नहीं होना पड़ता। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत तमाम घरों में गैस चूल्हा मुहैया कराया गया है। हर घर साफ स्वच्छ जल पहुंच सके, इसके लिए गांव के तमाम घरों में हर जल नल योजना के तहत नल की व्यवस्था की गई है। फ्री राशन, बिजली कनेक्शन जैसी सुविधाओं ने आम लोगों के जीने का अंदाज बदल दिया है। मोदी का ये स्कीम हमको आता है, महीने में 1,500 आता है। वो हमको बहुत यूज़ होता है। कुछ औरतों के लिए कुछ काम आता है। महीने में हमको 1,500 पर मंथ आता है। BPL का राशन है, फ्री राशन मिलता है। गैस सिलेंडर वो हमारा फ्री में मिलता है। लाइट, बिजली और पानी में हमको फ्री बिल आता है। पानी का हमको 0 बिल आता है। वो हमको सब अच्छा पड़ता है सब। और बहुत हमको हेल्प, सरकार हमको बहुत हेल्प करता है। मोदी सरकार का हम प्रणाम करता है। नमस्कार राधिका जी, मैं सिमरन बात कर रही हूँ, सिमरन नाइक गोवा से। तो हमारे यहाँ पे सरकार की योजना का बहुत लाभ हो रहा है, जैसे कि महिलाओं को गृह आधार का, और खेती में भी बहुत कुछ स्कीमें आ रही है, तो सबका लाभ लोग उठा रही है। महिलाओं को तो बहुत बदलाव हुआ है, जैसे कि अभी महिला जो पढ़ती नहीं थी उनको तो शिक्षण में बहुत लाभ हो रहा है,
और काम भी बहुत अच्छे से मिल रहा है, जैसे कि डॉक्टर बैंक में जा रहा है, टीचर बन रहे हैं, पुलिस भी बन रहे हैं, सबका ऐसा बहुत लाभ हो रहा है। जब भी हम गोवा का नाम लेते हैं तो सबसे पहले समुद्र तट, बीच पार्टी और चर्च, इसके साथ ही मंदिर ही ध्यान में आता है। अक्सर पर्यटकों का जब शोर शराबे से मन भर जाता है तो वो गोवा के एकांत क्षेत्रों में घूमना पसंद करते हैं। प्रकृति की गोद में बसे गोवा की एक तस्वीर बेहद खूबसूरत और सुकूनदायक है। चाहे वो हरे भरे पेड़ पौधे के बीच गांव की शानदार बसावट हो, चिड़ियों का चहकना हो या फिर ठंडी हवाओं का झोंका। घूमने आए हैं आप? हाँ जी, घूमने आए हम लोग। कहाँ से आए? नेपाल से आए हैं। नेपाल में जो ऐसा क्या है जो गोवा में नहीं है, जो गोवा में ऐसा क्या जो नेपाल में नहीं है? देखो, वैसे आप देखोगे तो बीचेस जो यहाँ पे है, नेपाल जो लैंडलॉक कंट्री, तो वहाँ पे बीचेस नहीं है जो गोवा में आपको यहाँ पे है। और ऐसा जो यहाँ पे, जैसे वहाँ पे एकदम पूरी माउंटेन्स वगैरह हैं, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे उतना नहीं है। स्नो वगैरह आप वहाँ देख सकते हो, तो ये डिफरेंस हो सकता है कि हम वहाँ से यहाँ आके बीचेस वगैरह देख सकते हैं, यहाँ से लोग वहाँ जाके माउंटेन्स वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, गोवा नाइट क्लब हो गया है, कसिनो हो गया है, नदी झरने हो गया, इसके अलावा भी गोवा को आप अगर हिस्ट्री या अगर कल्चर की बात नहीं, गोवा सिर्फ नाइट क्लब या फिर बीचेस नहीं है। वो आते हैं, आप एक दिन के लिए आ रहे हो, वो कर रहे हो, बट आपको अगर एक्चुअल में गोवा एंजॉय करना है तो आपको इंटीरियर सब गोवा में जाना पड़ेगा। आपको थोड़ा यहाँ का कल्चर देखना पड़ेगा, आपको यहाँ का खाना खाना पड़ेगा। आप जब खाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इतना सारा जो हम लोग मसाले डालते हैं यहाँ पे उतना कुछ नहीं है, बहुत कम मसाले हैं। यहाँ का जो आप एक्चुअल में फोर्ट्स देखोगे, हिस्ट्री देखोगे, वो बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा है यहाँ पे। राज्य की पूरी खूबसूरती देखने के लिए पर्यटक गोवा की गहराई यानी गांव की ओर जरूर रुख करते हैं। यही कारण है कि समुद्री तटों के अलावा गांव में भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा देखा जा रहा है। गांव में पर्यटकों की बढ़ती संख्या देखकर युवा किसान संदीप ने खुद को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया स्टार्टअप शुरू किया। वो खेती किसानी के अलावा पर्यटकों की मेहमान नवाजी और फुली ऑर्गेनिक उत्पाद बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। सबसे पहले संदीप अपने फार्म में ऑर्गेनिक तरीके से तरह तरह के मसाले, फल, फूल तैयार करते हैं और फिर प्रोसेसिंग यूनिट के जरिए खुद का उत्पाद तैयार कर कस्टमर को सेल करते हैं। ऑर्गेनिक उत्पाद होने के चलते पर्यटकों में इसका अच्छा खासा क्रेज देखा जा रहा है। इतना ही नहीं, संदीप आत्मनिर्भर होने के साथ साथ कई लोगों को रोजगार भी देने वाले बने हैं। तो हम किसानों की बात करने के लिए किसानों के खेत पहुंच रहे हैं और मैं आपके खेत भी पहुंच गई। आपका नाम क्या है? मेरा नाम संदीप है, संदीप सतरकर जी। मैं संदीप जी, हम अगर बात स्टार्टअप की करें, आज की खेती की करें, क्या हम खेती के माध्यम से अपने गांव, शहर, परिवार का विकास कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं राधिका जी। अच्छा संदीप जी, एक बात बताइए, क्या हम अगर चाहे तो मार्केट को अपने खेत, अपने फार्म, अपने घर तक बुला सकते हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। आज तो हमारा ये डिजिटल का ज़माना है, तो आप कहीं से भी लोगों को आपके घर तक ला सकते हैं। अच्छा, मैंने पूछा आपसे कि आप क्या क्या स्पाइस जो है, मसाले जो तैयार करते हैं, और उनमें मसाले सीधे मार्केट में ना जाके प्रोसेस में किस तरह से तैयार करते हैं? देखिए, हम यहाँ पे मसाले हमारे उगाते हैं, वो जो हम यहाँ प्रोसेस करते हैं और हमारे ब्रांड से हम उसको बेच देते हैं। अच्छा, जी हाँ। तो आपने अपना ब्रांड बना लिया है, नाम दे दिया है, और आत्मनिर्भर किसान की जो बात है, आप कह सकते हैं कि आप और आपका पूरा परिवार अब आत्मनिर्भर बन गया है? जी बिल्कुल। तो खेती के साथ ही हम नहीं बन सकते मतलब उसके साथ आपको कुछ तो मतलब वैल्यू एडिशन जो है वो करना चाहिए। अगर हम वैल्यू एडिशन करेंगे, उससे सरकार की मदद अगर किसानों को मिलेगी तो ही हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर किसी को आपके ऑर्गेनिक मसाले खरीदने हो, ऑर्गेनिक चीज़ें खरीदनी हो आपकी खेतों की, तो आपका ये जो फार्म है कहाँ है, गोवा से कितना दूर है? हमारा ये पेंजिम से 30 किलोमीटर्स है, और अगर आप सोचेंगे तो ओल्ड गोवा जो चर्च है वहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आके आप आपको जो हमारे खेत के स्पाइसेस है वो आप खरीद सकते हैं। अच्छा, मैंने आपका देखा कि आपने यहीं के कल्चर के खाने को थाली में परोसा है, तो यहाँ का खाना, मेन खाना क्या होता है, मेन थाली क्या होती है? हमारी जो गोवा की जो है ना, मतलब दो है, वेज भी है और नॉन वेज भी है। आप मुझे वेज और नॉन वेज दोनों बताइए। हमारे जैसे हम फिश करी बनाते हैं,
ये नॉन वेज में फ़िश करी, दाल हो गई, और एक हम खतखते बोलते हैं, जैसे आप मिक्स वेजिटेबल कुरमा, जैसे एक वेजिटेबल, लोकल वेजिटेबल जैसे बनाना फ्लावर वेजिटेबल, और राइस जैसे बॉइल्ड राइस हो, प्लेन राइस भी अभी खा रहे हैं, पिकल, पापड़, और ये कोकम करी, जो गोवा में जो कोकम होता है वो बहुत डाइजेस्टिव होता है, वो खाने के बाद हम वो लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है कि हर आपका खाने की थाली में सबसे ज़्यादा नारियल होता है। वो चाहे मिठाई ले लीजिए या फिर आप सब्जी ले लीजिए या फिर आप कुछ भी ले लीजिए, तो नारियल का ज़्यादा यूज़ करने का मतलब नारियल ज़्यादा होता है या आपका खान पान यही है? नारियल के बिना तो हमारा खाना ही नहीं बनता है। जो भी हम कुछ भी डिश बनाएंगे तो उसमें नारियल तो डालते ही हैं। तो हम संदीप जी को सुन रहे थे और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, आत्मनिर्भर अन्नदाताओं की बात कर रहे थे और किसान यात्रा में विकास की बात कर रहे थे। और देखिए, विकास तभी हो सकता है जब हमारा युवा जो है वो पढ़ लिख कर खेती में आ जाए। गोवा भारत का सबसे ठंडा इलाका माना जाता है, ठंडा राज्य जाना जाता है, पोल्यूशन मुक्त शहर कह सकते हैं, और ये घनी वादियाँ, ये खूबसूरत मौसम आपको गोवा में मिल सकता है। तो संदीप जी, आपसे इजाज़त लेते हैं, किसान यात्रा को यहीं ख़त्म करते हैं और यहीं नहीं रुकेंगे क्योंकि गोवा में है और भी हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे स्टार्टअप को आपको दिखाएंगे और गोवा के अन्नदाता को, यानी कि जैसा आप गोवा देखते हैं वैसा गोवा है नहीं, आखिर असल में यही गोवा है जो संदीप जी अपनी आंखों से और अपनी जुबान से आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार।